हेलो एवरीवन। तो आज शुरू करते हैं हम क्लास 11th का चैप्टर नंबर 2। इसमें हम पढ़ेंगे 1947 से लेकर 1990 तक के बीच में क्या क्या चेंजेस हमें देखने को मिले। इससे पहले हम क्लास 9th की और क्लास 10th की जो NCERT इकोनॉमिक्स की वो कंप्लीट कर चुके हैं, क्लास 11th का चैप्टर 1 कर चुके हैं। अब इस चैप्टर में हम पढ़ते हैं आगे क्या है। सबसे पहले इसमें दिया हुआ है मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। इकोनॉमिक सिस्टम का मतलब ये होता है कि एक कंट्री के अंदर जो भी पैसे से रिलेटेड चीज़ें, जो भी मॉनेटरी या रिलेशंस है, वो कौन हैंडल करता है। तो 3 टाइप के होते हैं। पहला हो गया सोशलिस्ट इकोनॉमी। सोशलिस्ट इकोनॉमी उसे कहते हैं जो कि सारे के सारे फंक्शंस किसके हाथ में होते हैं, गवर्नमेंट के हाथ में होते हैं। सारा का सारा जो भी उसमें इन्वेस्टमेंट होगा वो किसके अकॉर्डिंग होगा गवर्नमेंट के थ्रू। इसके दूसरा होता है कैपिटलिस्ट। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी उसे कहते हैं जिसके अंदर कोई भी इन्वेस्टमेंट होता है वो प्राइवेट फर्म जो होती है वो इन्वॉल्व होती है, इसमें गवर्नमेंट का कोई भी रोल नहीं होता है। और तीसरा होता है मिक्स्ड इकोनॉमी। नाम से ही पता लग रहा है 2 चीज़ों को मिक्स करके बनाया है। तो इसमें सोशलिस्ट इकोनॉमी भी होती है और कैपिटलिस्ट, मतलब इसमें गवर्नमेंट का भी रोल होता है और प्राइवेट फर्म का भी रोल देखने को मिलता है। सबसे अच्छा एग्जाम्पल इसका हो गया इंडिया। इंडिया में कुछ परसेंटेज गवर्नमेंट का भी है और कुछ परसेंटेज किसका है, प्राइवेट फर्म्स का भी है। 3 टाइप की इकोनॉमी होगी, सोशलिस्ट, कैपिटल और मिक्स्ड इकोनॉमी। जिसमें सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट फर्म्स का इन्वॉल्वमेंट है वो होगी कैपिटलिस्ट। जिसमें सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट है दैट इज सोशलिस्ट इकोनॉमी, और जिसमें दोनों ही है दैट इज मिक्स्ड इकोनॉमी। सबसे अच्छा एग्जाम्पल हो गया इसका क्या, इंडिया। अब देखिए अपने को पता है कि 1947 तक हमारा देश 200 साल तक गुलाम था, 1757 से काउंट करें तो अपन। अब उसके बाद 1947 के टाइम पर फ्रीडम मिलने के बाद हमारी कंट्री को और ग्रोथ की ज़रूरत थी, क्योंकि जो भी रिसोर्सेज इंडिया के थे वो सारे के सारे ब्रिटिश गवर्नमेंट या कॉलोनियल गवर्नमेंट ने उसको एक्सप्लॉइट कर दिया था। अब उसको और अच्छी पोजीशन में ले जाने के लिए हमें कुछ प्लान्स की ज़रूरत होती है। जैसे कि मान लीजिए हमें कोई एग्ज़ाम फाइट करना है, हमारे पास 1 साल का ड्यूरेशन है, तो हम पूरा प्लानिंग करते हैं कि 12 मंथ के अंदर हमें करना क्या है। तो हम देखते हैं कि शुरू के 3 मंथ में हम फर्स्ट रिवीजन करेंगे, फर्स्ट रीडिंग करेंगे, सेकंड 2 मंथ्स के अंदर हम ये काम करेंगे, फिर हम मॉक टेस्ट लगाएंगे और उसके बाद हम अपने स्कोर को एनालिसिस करेंगे। फिर ये देखेंगे कि हमारी कमी कहाँ रह गई है और उस क्षेत्र के अंदर हम ज़्यादा ध्यान देंगे। सेम उसी तरीके से हमारी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए हमें प्लान्स की ज़रूरत पड़ी थी। बिना प्लानिंग के सपना सिर्फ और सिर्फ सपना ही रहता है। जब तक हम कोई भी चीज़ को प्लान नहीं करेंगे उसे हम एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे। प्लान करके सब चीज़ें एक वेल डिफाइंड मैनर में हमारे सामने आती है, हमें पता लग जाता है कि यहाँ पर ये लूप होल है, हमें इधर इतने ज़्यादा अटेंशन देने की ज़रूरत है। तो हम बात करें प्लान्स की, तो सबसे पहले आए 5 ईयर प्लान्स। देखिए बड़े जो प्लान्स होते हैं उसको अचीव करने, उस बड़े जो गोल्स होते हैं उसके लिए हमें बड़े प्लान बनाना पड़ता है, और उस बड़े प्लान को अचीव करने के लिए हमें छोटे छोटे खूब सारे प्लान्स बनाने पड़ते हैं। जैसे बड़े गोल्स को तोड़कर हम छोटे गोल्स में तब्दील कर देते हैं, ऐसे ही जो बड़े प्लान होते हैं, लॉन्ग टर्म प्लान होते हैं, उसको बोलते हैं पर्सपेक्टिव प्लान। और जो छोटे छोटे प्लान जिनमें तोड़ा गया है उनको बोल दिया 5 ईयर प्लान। कि जैसे 1947 में देश आज़ाद हुआ तो देखा भाई 1952 तक क्या करना है, फिर 52 से 57 तक का क्या प्लान है, फिर 57 से 62 तक का क्या प्लान है, फिर 67 तक क्या है। तो ऐसे 90s तक हमारे 7-8 प्लान बन चुके थे। उसमें देखा कि गवर्नमेंट जो कंट्री है उसको एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट की ज़रूरत है, वहाँ इंडस्ट्री डेवलपमेंट की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि कोई भी इकोनॉमी है वो डेवलप तभी कर सकती है जब तक वहाँ पर इंडस्ट्रीज ना आ जाए। बिना इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के कोई भी इकोनॉमी ग्रो कर ही नहीं सकती, क्योंकि इंडस्ट्री आएगी तो ग्रोथ होगी, ग्रोथ होगी तो एम्प्लॉयमेंट मिलता है। अब ये जो 5 ईयर प्लान का कॉन्सेप्ट है कहाँ से लिया गया, सोवियत यूनियन से। कहाँ से लिया गया का मतलब क्या हो गया, देखिए जब हम पॉलिटिकल साइंस पढ़ेंगे लक्ष्मीकांत से तो हम देखेंगे वहाँ पर डिफरेंट टाइप के एक्ट्स आते हैं, डिफरेंट टाइप के वर्ड्स आते हैं। जैसे हम प्रेम्बल पढ़ते हैं तो वहाँ वर्ड आता है सोशलिस्ट आता है, इक्वलिटी आता है ना, फ्रेटर्निटी, ये सब वर्ड्स होते हैं। और ये जो वर्ड्स हैं हमने डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किए हुए हैं, ठीक है। जैसे लिबरल जो वर्ड है वो हमने फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया हुआ है, इस टाइप से। तो अब जो 5 ईयर प्लान है ये हमने कहाँ से बोरो किया, ये हमने किया सोवियत यूनियन के जो कॉन्स्टिट्यूशन से, उससे। नेक्स्ट, तो पहला जो प्लानिंग कमीशन था, मतलब जो प्लान करने के लिए एक जो बैठक होती है, जो कमीशन, जो कमेटी होती है, उसको बोला हमने क्या, प्लानिंग कमीशन। और इसको हेड किसने किया था, इसको किया था प्राइम मिनिस्टर ने। जो भी उस टाइम प्राइम मिनिस्टर रहा होगा इंडिया का, उसने इसको हेड किया था। आपसे एक सवाल है कि प्लानिंग कमीशन को दूसरी एक कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी ने इसको रिमूव कर दिया, उस कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी का नाम बताएं आप।
और उसको हेड कौन करता है वो भी आप बताएं, ठीक है। नेक्स्ट बात है इस प्लान्स की गोल्स क्या थे। देखो हमारी कंट्री 1947 से पहले बहुत ज़्यादा डेवलप्ड थी नहीं, क्योंकि सारे रिसोर्स किसने एक्सप्लॉइट कर दिए थे, कॉलोनियल गवर्नमेंट ने खुद के बेनिफिट्स के लिए। तो सीधी सी बात है, फर्स्ट उसका क्या होना चाहिए, ग्रोथ होनी चाहिए। सेकंड क्या होना चाहिए, मॉडर्नाइजेशन होना चाहिए। तीसरा क्या होता है, सेल्फ रिलायंस। और फोर्थ होता है इक्विटी। ये क्या चीज़ होती है हम एक एक करके समझते हैं। पहला वर्ड क्या लिखा है बच्चों, ग्रोथ। देखो ग्रोथ क्या होती है, अगर मान लीजिए कोई भी कंट्री उसकी ग्रोथ चाहिए तो हमें वहाँ पर सबसे पहले उसके स्ट्रक्चरल चेंजेस करेंगे। मतलब क्या हुआ, उस इकोनॉमी के अंदर, उस कंट्री के अंदर ग्रोथ अगर हमें करना है तो वहाँ पर हमें मैक्स टू मैक्स सर्विस सेक्टर को बढ़ावा देना पड़ेगा, टर्जरी सेक्टर को बढ़ावा देना पड़ेगा, क्योंकि उसके थ्रू क्या होते हैं, इंडस्ट्री डेवलपमेंट। इंडस्ट्री डेवलपमेंट मतलब एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन। एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन मतलब क्या हुआ, लोगों के हाथ में पैसा आएगा, पैसा आएगा तो गवर्नमेंट को टैक्स मिलेगा, टैक्स मिलेगा तो जो सरकार है वो उसी टैक्स से और ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट कर सकती है, और ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट वो अगर करेगी तो अगेन वही साइकिल रिपीट होगी। इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा तो लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट आएगा, एम्प्लॉयमेंट आएगा तो लोगों के पास सैलरी, सैलरी आएगा तो उसमें से कुछ अमाउंट टैक्स में आएगा, टैक्स आएगा तो गवर्नमेंट जाएगा। दूसरी बात, जो लोगों के पास पैसा आया वो पैसा अब इकोनॉमी के अंदर आएगा, क्योंकि लोग पैसा खर्च करेंगे, और पैसा खर्च करेंगे तो वो पैसा कहाँ रोटेट होगा, कंट्री के अंदर या इकोनॉमी के अंदर। और उस कारण से क्या होगा, एट द एंड ऑफ डे कोई भी कंट्री की जो ग्रोथ है वो सक्षम बनेगी। तो किसी भी कंट्री की ग्रोथ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है उसके सर्विस सेक्टर की ग्रोथ करवाना, मतलब उसमें स्ट्रक्चरल चेंजेस लाना। दूसरा है बच्चों कौन सा, मॉडर्नाइजेशन। सीधी सी बात है, 5 ईयर प्लान का क्या मतलब था, मॉडर्नाइजेशन करना है, मतलब कोई भी टेक्नोलॉजी है उसका डेवलपमेंट करना है, सबसे इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट करना है। जैसे एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर में मॉडर्नाइजेशन लाना, डिफरेंट टाइप के नई जो क्वालिटी सीड्स होते हैं उनको मार्केट में लेके आना, है ना। किसानों को नई नई चीज़ें बताना कि आज ये चीज़ आ गई है, आज ये चीज़ आ गई है। जैसे कि मान लीजिए किसान को सोइल की फर्टिलिटी कम होने की टेंशन होती है कि भाई सोइल की जो उर्वरक है वो खत्म हो गई है, वो कम हो गई है, तो सीधी सी बात है फसल उसमें ग्रो नहीं कर पाएगी। तो क्या होगा वहाँ पर सर, उसमें मॉडर्नाइजेशन, मान लीजिए सरकार ने कोई एक ऐसी चीज़ बनाई कि भाई आप इससे सोइल की पीएच को मेंटेन कर सकते हो। अब वो मॉडर्नाइजेशन कैसे है, वहाँ की नई नई टेक्नोलॉजी की हेल्प से। तो जैसे जैसे और कैसे हो सकता है, ट्यूबवेल्स, है ना, खेतों में अगर पानी देना है तो उसके लिए क्या काम आएगा, ट्यूबवेल्स काम आते हैं। तीसरा होता है सेल्फ रिलायंस। सेल्फ रिलायंस मतलब होता है हमें किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना होना, हमें खुद के ऊपर ही डिपेंडेंट रहना है, हम अपनी चीज़ों, ज़रूरत की चीज़ों को खुद कंप्लीट करेंगे। तो सेल्फ रिलायंस का मतलब हो गया किसी और पे डिपेंडेंट ना होना, इंडिपेंडेंट होना। जैसे जस्ट आज़ादी के 2-3 साल बाद तक हमारा एग्रीकल्चर काफ़ी एक्सप्लॉइट हो चुका था, इंडिगो रिवोल्ट ये सब आपने पढ़ा होगा, पाबना रिवोल्ट ये सब। तो अब क्या हुआ था कि उसके बाद आया ग्रीन रिवॉल्यूशन। ग्रीन रिवॉल्यूशन में यूज़ किया गया हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स का, और जो हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स थे वो क्या करते थे, ग्रोथ को बहुत ज़्यादा मैक्सिमाइज कर देते थे। पहले पॉपुलेशन के हिसाब से फूड प्रोडक्शन हो नहीं पाता था, लेकिन जैसे ही ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ ये जो समस्या थी वो एकदम से ख़त्म हो गई। तो ये हुआ क्या, सेल्फ रिलाइजेशन, सेल्फ रिलायंस। मतलब अब इंडिया को फूड के लिए अमेरिका, चाइना या किसी और कंट्री पे डिपेंडेंट नहीं होना पड़ा। उन्होंने ग्रीन रिवॉल्यूशन की हेल्प से खुद के ऊपर ही खुद ही वो ऐसे इंडिपेंडेंट हो गए, क्योंकि कोई भी उनको जरूरत की चीज़ें थी वो खुद ही प्रोड्यूस कर सकती थी। तीसरा था इक्विटी। इक्विटी का मतलब होता है कि रिच, बहुत अमीर लोग, और पुअर, इन दोनों को वो सब रिसोर्सेज मिले, बराबर क्वांटिटी में मिले। मतलब जो रिसोर्सेज रिच लोग यूज कर पा रहे हैं वही रिसोर्सेज पुअर लोग भी कर पाए, ऐसा 5 ईयर प्लान का कॉन्सेप्ट था, ऐसा 5 ईयर प्लान का एक विजन था, इक्विटी होना। क्योंकि अगर इक्विटी नहीं होगी तो आपको पता है कंट्री के अंदर इनइक्वालिटी आना बिल्कुल आना स्वाभाविक है। तो ये चीज़ इसका गोल। तो 4 गोल थे, पहला ग्रोथ, कंट्री का डेवलपमेंट हो, सर्विसेज सेक्टर है, दूसरा मॉडर्नाइजेशन, तीसरा हो गया सेल्फ रिलायंस ताकि कंट्री किसी और के ऊपर डिपेंडेंट ना रहे, और तीसरा हो गया इक्विटी। इक्विटी मैंने बताया आपको कि रिच और पुअर के बीच में कोई डिफरेंस ना रहे, मतलब जो रिसोर्सेज रिच को मिल रहे हैं वही रिसोर्सेज किसको मिले, पुअर को देखने को मिले। आगे बढ़ते हैं कि इस 40 साल 50 साल के ड्यूरेशन में एग्रीकल्चर में क्या चेंजेस आए। पहला है ग्रीन रिवॉल्यूशन, ये हम पहले भी बात कर चुके हैं। ये कब आया,
इस ड्यूरेशन में। HYV का मतलब होता है हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स। हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स का मतलब हो गया ऐसे सीड्स जो भरपूर या ज़्यादा मात्रा में फूड प्रोडक्शन करें। इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी थी? क्योंकि उस टाइम पर क्या हुआ था, कंट्री की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा थी लेकिन एग्रीकल्चर ज़्यादा डेवलप नहीं था, तो इस कारण से हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स का यूज़ किया गया। ये कह सकते हैं यही चीज़ को हमने क्या बोला था, ग्रीन रिवॉल्यूशन। नेक्स्ट है लैंड रिफॉर्म्स किए गए। देखिए, आज़ादी से पहले सरकारों, जो भी कॉलोनियल गवर्नमेंट जो थी, उसने क्या किया था, जो भी किसानों की ज़मीन थी उनको हड़पना शुरू किया और वहाँ पर उन्होंने अपने ज़मींदार जागीरदार बिठा दिए। ये होता क्या है, हम इसको मॉडर्न स्पेक्ट्रम जब पढ़ेंगे, मॉडर्न हिस्ट्री स्पेक्ट्रम वाली किताब, उसमें हम इसको डिस्कस करेंगे। इसमें ये हुआ था कि जो भी लैंड होता है उसका जो भी पैसा बनता है वो लेना तो किसी से टेनेंट से, जो भी उस पर काम कर रहा है, लेकिन ये लेते थे किसी ज़मींदार से। कॉलोनियल गवर्नमेंट ने, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उन्होंने एक बंदे को अपॉइंट कर, उसको ज़मींदार कहते थे। तो इससे जो पूरा फ़ायदा होता है उस बंदे को मिल नहीं पाता था, ये चीज़ होती थी। ये होता क्या है, हम इसको डिटेल में वहाँ डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है लैंड सीलिंग। लैंड सीलिंग का मतलब होता है सील कर देना, मतलब हर एक पर्सन के ऊपर एक पाबंदी लगा देना कि आप इससे एरिया से ज़्यादा ज़मीन अपने पास नहीं रख सकते हो। तो इससे क्या होता, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड होता था। जैसे अगर मान लीजिए एक ही पर्सन के पास बहुत सारी ज़मीन हो गई तो उसके पास तो मोनोपोली हो गई, तो मतलब वो उस पर कुछ भी ग्रो करेगा और कुछ भी अगर मान लो ग्रो करता है तो अपने रेट के हिसाब से कुछ भी बेच सकता है। पर ऐसा गवर्नमेंट ने नहीं किया। उसने क्या किया, लैंड सील, मतलब उसने हर एक पर्सन के ऊपर एक क्राइटेरिया, वो एक पाबंदी लगा दी कि आप इस एरिया से ज़्यादा लैंड को यूज़ नहीं कर सकते। यूज़ ऑफ लूपहोल्स, लेकिन वही बात है जो आज तक चलता हुआ आ रहा है। इतनी सारी चीज़ें हुई, जिसको कुछ गलत करना होता है वो लूपहोल्स का फ़ायदा उठाता है। मतलब कोई ना कोई, अगर मान लीजिए गवर्नमेंट पॉलिसी में, गवर्नमेंट लॉज में कोई कमी रह गई तो ये क्या करते थे, उसी लूपहोल का फ़ायदा उठाते थे, है ना। नेक्स्ट, मार्केटेड सरप्लस। देखिए, ग्रीन रिवॉल्यूशन होने के बाद एक फ़ायदा सबसे ज़्यादा जो फार्मर्स को हुआ वो ये हुआ, फूड प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा था। मान लीजिए 100 kg अनाज पैदा हुआ, उसमें से फार्मर्स ने खुद में यूज़ कर लिया और सब कुछ यूज़ करने के बाद उसके पास 40 kg बचा। अब 40 kg को क्या बोलते हैं अपन, सरप्लस, मतलब वो एक्स्ट्रा अमाउंट में बचा हुआ है। अब उसका फ़ायदा ये हुआ कि 40 kg एक्स्ट्रा बचा हुआ है ना, वो मार्केट में सेल कर सकता है, उससे उसको और आमदनी होगी। ये चीज़ था। अब ये चीज़ दे रखी कि देखो भाई, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हुआ है, आप जानते हो कि कोई भी चीज़ आती है तो उसके एडवांटेज है तो डिसएडवांटेज भी, फ़ायदे है तो नुकसान भी है। अब टेक्नोलॉजी, उसके नेगेटिव्स क्या थे कि जो डिफरेंस है रिच और पुअर में वो ज़्यादा हो गए, क्योंकि रिच लोग इसको अफोर्ड कर पाते थे। दूसरा, हाई यील्डिंग वैरायटी जो सीड्स थे वो उन पे देखा गया है वो बहुत ज़्यादा, उनके ऊपर पेस्ट, मतलब जो कीट होते हैं वो ज़्यादा अटैक कर सकते हैं, तो ये भी नुकसान देखने को मिला। तीसरा, गवर्नमेंट ने एक फ़ायदे का काम क्या किया, उन्होंने एक सब्सिडी का कॉन्सेप्ट भी अप्लाई किया। सब्सिडी का मतलब ये होता है कि गवर्नमेंट किसी भी चीज़ में थोड़ा बेनिफिट प्रोवाइड कर दे एक तरीके से, है ना। जैसे मैं आपको आज की एग्जांपल समझाता हूँ कि जैसे कि आज के समय में, आज से कुछ साल पहले ज़्यादातर लोग चूल्हे पे खाना बनाते थे, माताएं बहनें। अब वो उनके हेल्थ के लिए भी नुकसानदायक थी, एनवायरनमेंट के लिए भी नुकसानदायक थी। तो लोग क्या होते थे, उस चूल्हे से सिलेंडर के ऊपर शिफ्ट नहीं हो पाते थे। अब वो जो उस पर शिफ्ट नहीं हो पाते थे, सरकार ने क्या किया, सिलेंडर के ऊपर सब्सिडी देना शुरू कर दिया कि मान लीजिए सिलेंडर आता है 1000 रुपये का। अब सरकार ने कहा भाई हम आपको 500 रुपये हम मिलाएंगे, 500 रुपये आप मिला दिए, तो थोड़ा उनको बेनिफिट होने लग गया। तो ये होता है सब्सिडी। दूसरा एग्जाम्पल क्या है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी के लिए सरकार ने सोलर पैनल्स बनाने शुरू किए। अब सोलर पैनल्स थोड़े महंगे आते थे तो हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता था, तो सरकार ने उसमें सब्सिडी देना शुरू किया। मान लीजिए 3 लाख का है तो सरकार ने कहा भाई 1,80,000 हम मिला लेंगे, 1.25 लाख के आसपास आप मिला लीजिए, तो ये हो गया। तो ये सब चीज़ें हो गई। इसके बाद और भी कंटेंट है, अभी उसको डिस्कस करेंगे। पहले उससे पहले हम इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हमने देखा इकोनॉमिक सिस्टम के बारे में। इसमें देखा कि भाई सोशलिस्ट, कैपिटलिस्ट और मिक्स्ड क्या होती है। सोशलिस्ट वो होती है जहाँ सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट, कैपिटलिस्ट वो होती है जहाँ सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट, और मिक्स में दोनों चीज़ें। तो यहाँ तक अपना पूरा का पूरा क्लियर है।
तो अगर मैं पूछूं इंडिया के अंदर जो इकोनॉमी होती है उसे हम क्या बोलते हैं, मिक्स्ड इकोनॉमी। नेक्स्ट प्लान की बात हमने करी, प्लान में जैसे जो लॉन्ग टर्म प्लान होते हैं उसको हम बोलते हैं क्या, पर्सपेक्टिव प्लान। क्या बोलते हैं भाई, पर्सपेक्टिव प्लान। और जो शॉर्ट टर्म प्लान्स होते हैं उनको बोलते हैं हम क्या, 5 ईयर प्लान। मतलब छोटे छोटे प्लान्स बनाए, उनके गोल सेट किए और टाइम लिमिट सेट करी कि भाई इस टाइम तक उस चीज़ को कंप्लीट करना है। उसके बाद हमने देखा कि जो प्लान्स होते हैं इनके टारगेट क्या होते हैं, गोल्स क्या होते हैं। पहले हमने देखा ग्रोथ होनी चाहिए, ग्रोथ होगी तो मतलब स्ट्रक्चरल चेंजेस देखने को मिलेंगे, मतलब जो सर्विस सेक्टर होते हैं उनका डेवलपमेंट होगा। दूसरा हमने देखा मॉडर्नाइजेशन। तीसरा देखा सेल्फ रिलायंस, जो कि मैंने ग्रीन रेवोल्यूशन का एग्जांपल देकर आपको समझाया। और लास्ट हमने देखा इक्विटी, रिच और पुअर में डिफरेंस क्रिएट नहीं हो। लास्ट में हमने पढ़ा कि ग्रीन रेवोल्यूशन क्या होता है, जमींदार जागीरदारी क्या होती है, लैंड सीलिंग की जरूरत क्या थी और मार्केटेड सरप्लस क्या होती है। इसके बाद हम डिस्कस करते थोड़ा सा और, एक सेकेंड। इसके बाद बात करते हैं हम इंडस्ट्री के बारे में। अब आपको पता है जैसे जैसे इंडस्ट्री जाएगी उसके बाद जॉब्स का क्रिएशन होना नेसेसरी है। जैसे कि मान लीजिए आज के समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, अगर वो यहाँ पर आती है तो उससे रिलेटेड जो भी जॉब्स होगी, डाटा एनालिस्ट की या उससे रिलेटेड जो भी होती है वो जॉब्स क्रिएट होगी। दूसरा होता है जो मेनली 5 ईयर प्लान जो आए थे उनका जो मेन एम्फेसिस था वो किसके ऊपर था। अपन जानते हैं कि जो उसका मेन एम्फेसिस था वो किसके ऊपर था, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट क्योंकि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट क्यों था, क्योंकि देखो इंडस्ट्रीज होगी तो डिफरेंट टाइप की टेक्नोलॉजी आएगी, डिफरेंट टाइप की टेक्नोलॉजी है, जॉब्स एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन है, ये सब चीज़ हो गए। उसके बाद सरकार ने इसकी ग्रोथ के लिए क्या किए, टैक्स बेनिफिट देखना स्टार्ट किया, टैक्स बेनिफिट्स देना स्टार्ट किया। टैक्स बेनिफिट्स का मतलब ये हुआ कि जो भी प्रोडक्ट बन रहा है उस पर सरकार कम से कम कर लगाए, कम से कम टैक्स लगाए। इससे क्या होता था, लोग उसी चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा परचेज करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा परचेज करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग होगी, उस कारण ग्रोथ होगी। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए एक गाड़ी है ऑडी, ठीक है, इस पर सरकार मान लीजिए 10 लाख रुपए का टैक्स लगा देती है और इसकी ओरिजिनल प्राइस है 30 लाख रुपए। अब ये गाड़ी की रेट क्या हो गई है, ये हो गई 40 लाख। अब मान लीजिए 30 लाख की गाड़ी है, सरकार ने 10 लाख की जगह इस पर सिर्फ और सिर्फ 50,000 रुपए का टैक्स लगाया, तो अब ये गाड़ी कितने की होगी, 30,50,000 की। तो बताइए ज़्यादा से ज़्यादा ये जो व्हीकल होगा वो बिकेगा नहीं बिकेगा, ज़्यादा बिकेगा ज़्यादा पैसे इनके पास आएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग होगी, ज़्यादा से ज़्यादा उनका जॉब क्रिएशन होगा। तो ये सब फैक्टर होता है टैक्स जो होता है। दूसरा एक वर्ड होता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो होती है वो इसका बताते हैं कि भाई इसके अंदर जो इन्वेस्टमेंट होता है वो कितना होना चाहिए, 1 करोड़ तक का होना चाहिए। दूसरा ये कैसी होती है, लेबर इंटेंसिव। लेबर इंटेंसिव का मीनिंग होता है कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लेबर के ऊपर ही डिपेंडेंट होती है। जैसे कि मान लीजिए लिफाफे बनाने की कोई कंपनी है, एनवलप जो बनाते हैं, तो उसमें क्या होता है ज़्यादा से ज़्यादा उसमें लेबर्स होते हैं, 100 मान लीजिए लोग हैं और वो उन्हीं के ऊपर डिपेंडेंट है, वो उस पर काम करेंगे और उससे क्या बनेगा, उनका पैसा बनता है। तो वो किस पे डिपेंडेंट होगी, लेबर इंटेंसिव, उसको क्या बोलते हैं, लेबर इंटेंसिव बोलते हैं। इसके बाद हमें ये ध्यान रखना चाहिए, अगर हमें स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को डेवलप करना है तो इट शुड बी शील्डेड फ्रॉम लार्ज इंडस्ट्रीज, लार्ज स्केल इंडस्ट्री। सीधी सी बात है यार, देखो मार्केट के अंदर अगर मुझे अपनी शॉप चलानी है तो सबसे पहले मुझे वहाँ पर जो बड़े व्यापारी बैठे हैं उनसे मुझे खुद को बचाना होगा। और उसको बचाने के लिए क्या होता है, अगर वो नहीं बचा पाएंगे, जो पहले से व्यापारी बैठे हैं वो इसको खा जाएंगे। तो इसको बचाने के लिए सरकार क्या करती है, वो क्या करती है, कुछ फ़ायदे देती है। जैसे कि रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट्स, सरकार क्या करती है, इन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं उनको रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं कि भाई ये जो प्रोडक्ट्स है वो सिर्फ और सिर्फ कौन बनाएगा, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। उससे क्या होगा, वो जो प्रोडक्ट होंगे वो एक तरीके से कुछ टाइम के लिए किसके मोनोपोली हो जाएंगे, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के हो जाएंगे। दूसरा क्या होता है, इनके लिए
सब्सिडी दी जाती है ताकि जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो थोड़े कम रेट में बनाए जा सकें। तीसरा, इनके ऊपर क्या होता है, एक्साइज ड्यूटी कम लगा दी जाती है, एक्साइज ड्यूटी कम हो जाती है। वही चीज़ मैंने इस एग्जांपल से बताया, कोई भी प्रोडक्ट है अगर उस पर टैक्स लग के वो ज़्यादा महंगा हो रहा है तो पब्लिक उसको क्यों खरीदेगी, तो सरकार क्या करती है, इस पर एक्साइज ड्यूटी लगा देती है कम, तो वो कंपेरेटिवली थोड़ा सस्ता हो जाता है। तो लोग जहाँ लार्ज फर्म के प्रोडक्ट खरीद रहे हैं उसके जगह स्मॉल स्केल की चीज़ें खरीदने लग जाएंगे। जैसे कि मान लीजिए कोई लार्ज इंडस्ट्री है, मान लीजिए पेप्सोडेंट है, वो एक कोलगेट बनाती है, जैसे पेप्सोडेंट बनाती है, पेप्सोडेंट का रेट है 50 रुपये, उस पर टैक्स लग गया मान लीजिए 10 रुपये का, तो ये कितने की होगी, 60 रुपये की। वहीं जो पेप्सोडेंट है वो अगर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बना रही है, कितने की है, तो 50 रुपये, लेकिन इस पर लग गया 2 रुपये टैक्स, अब ये बन गई 52 रुपीज़ की वही टूथपेस्ट। तो बताइए जो पब्लिक होगी ये खरीदेगी या फिर ये खरीदेगी, ऑफकोर्स 52 रुपीज़ वाली चीज़ खरीदेगी, सेम रुपये। तो ये गवर्नमेंट यहाँ पर कहीं कहीं उसकी हेल्प कर देती है। ये सब चीज़ होगी। तीसरा, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। इसका मतलब क्या होता है, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है, इंपोर्ट का मतलब हो गया कि हम बाहर से कोई चीज़ मंगवा रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन मतलब हो गया कि भाई उसकी जगह हम क्या यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको चाय पीने की आदत है, लेकिन आप एक ऐसी सिटी में गए जहाँ चाय मिलती ही नहीं है, तो फिर आप उसका सब्स्टिट्यूट क्या ढूंढते हो, भाई चलो चाय नहीं है तो कॉफ़ी से काम चला लेते हैं। ये चीज़ इसको बोलते हैं इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। तो जो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन होता है वो क्यों होता है, ताकि जो डोमेस्टिक कंट्री है वो ग्रो कर पाए, सीधी सी बात है। जैसे कि मान लीजिए कोई भी बाइक है, एग्जांपल हार्ले डेविडसन, ठीक है, हार्ले डेविडसन बाइक है, और इंडिया की जो बाइक है वो मान लीजिए हीरो, ठीक है। अब ये बाइक वही बात है ना, अब ये कैसे करती है सरकार, इसमें कैसे रोक लगाती है, दो तरीके होते हैं, एक तो टैरिफ और एक होता है क्योटा, ठीक है, टैरिफ और क्योटा। हार्ले डेविडसन जो गाड़ी है मान लीजिए वो आती है 1 लाख रुपए की, जो पहले डिस्कस किया वही चीज़ है, इस पर टैक्स लग गया 20,000 रुपये का, तो ये हो गई कितनी, 1,20,000 की। और वहीं जो हीरो गाड़ी है वो भी कितने की आती है, 1 लाख रुपए की, और इस पर टैक्स लगाया मान लीजिए 200 रुपये, ठीक है। ये सब कुछ सेम प्रोडक्ट रख लीजिए आप, यहाँ पर भी हीरो रख लीजिए, यहाँ पर भी हीरो रख लीजिए, सेम प्रोडक्ट है, कोई भी मान लीजिए आप हाइपोथेटिकल एग्जांपल लीजिए, दोनों सेम प्रोडक्ट है, एक अमेरिका से आ रहा है, एक इंडिया में बन रहा है, एक की प्राइस 1 लाख है, दूसरे की भी 1 लाख है, लेकिन टैक्स उस पर कितना लग रहा है वो डिपेंड करते हैं। एक पे लग रहा है कितना, 20,000 रुपये का टैक्स, तो वो इतनी महंगी हो गई। दूसरे पे टैक्स मान लीजिए लग रहा है मुश्किल से कितना, 5,000 रुपये का, तो ये इतनी हो गई। तो पब्लिक किसको खरीदेगी, अमेरिका वाली को या इंडिया वाली को, ऑफकोर्स इंडिया वाली को। तो ये होता है टैरिफ, मतलब इसमें टैक्स अप्लाई किया जाता है। दूसरा होता है क्योटा। क्योटा मतलब क्या होता है, क्वांटिटी रेस्ट्रिक्ट की जाती है, क्वांटिटी जो होती है ना वो रेस्ट्रिक्ट कर दी जाती है, कि भाई आपको इंडिया के अंदर मान लीजिए आईफोन बेच रहे हैं, आईफोन की क्वांटिटी रेस्ट्रिक्ट कर दी कितनी, मैक्स टू मैक्स आप 1 साल के अंदर 2000 आईफोन बेच सकते हो, इसके अलावा आप नहीं। तो वहाँ पर भी इसकी क्वांटिटी रेस्ट्रिक्ट कर दी। मान लीजिए 2000 आईफोन आए, ये बिक गए, 2000 लोगों तक पहुँचा, तो ठीक है, वहाँ की जो पॉलिसी थी वो भी मेंटेन रहेगी। अब इस कारण क्या हुआ, जो डोमेस्टिक कंट्री है, डोमेस्टिक जो शॉप्स है, डोमेस्टिक जो एम्प्लॉयमेंट है वो भी सर्वाइव कर जाएगा। तो दो तरीके होते हैं, पहला कौन सा, टैरिफ, दूसरा क्योटा। टैरिफ में टैक्स लगा के उस चीज़ को महंगी कर दिया जाता है, और क्योटा में रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं क्या, उसकी क्वांटिटी को। ये चीज़ होती है। तीसरा एक और था, एक वर्ड और था, उसको डिस्कस कर लेते अपन। लाइसेंस राज। लाइसेंस राज में क्या होता था, सिंपल सा, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। लाइसेंस राज में क्या होता था, जैसे मान लीजिए कोई न्यू फर्म है, इसको अगर रन करना होता था तो इसको क्या जरूरत पड़ती थी, लाइसेंस की जरूरत पड़ती थी। बिना लाइसेंस के ये फर्म जो है वो मूव ही नहीं कर पाएगी, वो रन नहीं कर पाएगी, ठीक है। तो इसके बाद क्या होता है, लाइसेंस राज के बाद ज़्यादातर फर्म्स ने इसके लाइसेंस अप्लाई करने शुरू कर दिए। ये था लाइसेंस, मतलब इसका मोटा मोटा देखिए, लाइसेंस राज में ये होता था उस टाइम पर कि किसी भी फर्म को अगर अपना चलाना है उसको, तो उसको किसकी ज़रूरत पड़ती थी, लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती थी, और इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, लाइसेंस राज। दूसरी चीज़ एक हम देखें, अगर हम बाहर, ये हम क्यों करते थे, ताकि जो बाहर के कंपटीशन है वो कम होती जाए। लेकिन इसका नुकसान क्या हुआ, नुकसान ये हुआ, एक तो
जो क्वालिटी थी वो बहुत ही कम हो गई। सीधी सी बात है ना, जैसे कि मान लीजिए फ़ोन के लिए इंडिया में रेस्ट्रिक्ट हो जाए कि भाई बाहर से फ़ोन को यूज़ करना ही नहीं है इंडिया के अंदर, तो इंडिया के डोमेस्टिक जो होंगे वही तो बनाएंगे इस फ़ोन को। अब इस फ़ोन को चलो बना तो लिया, लेकिन को पता है कंपटीशन है ही नहीं, तो वो क्वालिटी पर इतना ज़्यादा क्यों फोकस रखेंगे? सीधी सी बात है, उनको पता है भाई सामने वाले पर्सन को खरीदना ही मेरे से है, इसके अलावा कोई बेच ही नहीं सकता, तो उसकी क्वालिटी पर ज़्यादा ध्यान ही नहीं दिया जाएगा। तीसरा होता है उन चीज़ों की जो प्राइस होगी वो महंगी हो जाएगी। देखो प्राइस इकोनॉमी के अंदर तब कम होती है जब कंपटीशन होता है, ताकि वो प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा बेचे जा सके। फॉर एग्जांपल आप सिंपल सड़क पे जाइए, एक 10 केले के या कोई भी फ्रूट के ठेले लगे हुए हैं, आप मान लीजिए एप्पल खरीदने गए, एप्पल एक जना बोलता है 200 रुपये किलो, एक जना बोलता है 180 रुपये किलो, एक बोलेगा 150, जब 10वें नंबर पहुँचेगा तो हो सकता है वो बोलते हैं 90 रुपये किलो, तो वो 90, एक तरफ बोल रहा है 200, तो वो जो डिफरेंस क्यों क्रिएट हुआ? कंपटीशन की वजह से। अब इमेजिन करो वहाँ 10 ठेले नहीं है, सिर्फ एक ही ठेला लगा है और आपको एप्पल खरीदना है, तो आपको खरीदना ही पड़ेगा। अब वो 200 की जगह 250 मांगे तो भी लेना पड़ेगा, और 250 मांग की जगह 350 मांगे तो भी खरीदना पड़ेगा। क्यों खरीदना पड़ा? क्योंकि वहाँ पर कोई भी कॉम्पिटिशन नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है आज कंट्री के अंदर एजुकेशन सिस्टम इतना अच्छा क्यों होते जा रहा है इंडिया के अंदर? क्योंकि कंपटीशन है कि भाई लंदन में ऐसा है, इटली में ऐसा है, फ्रांस में ऐसा है। अब मान लीजिए सिर्फ और सिर्फ इंडिया ही है, बाहर का कुछ पता ही नहीं, तो इंडिया में जो चल रहा है कंपटीशन है ही नहीं, तो वही चीज़ यहाँ पर है। तो इसी के साथ हमारा जो चैप्टर नंबर 2 है वो कंप्लीट होता है। इस चैप्टर में हमने बेसिक्स देखा, क्या 1947 से 90s के बीच में जो बेसिक इकोनॉमी रही उसके क्या क्या प्रभाव पड़े, गवर्नमेंट ने क्या क्या हमारे पहले एक्सप्लॉइट किया ब्रिटिश कॉलोनियल गवर्नमेंट ने। उसके बाद 5 ईयर प्लान्स आए, धीरे धीरे उनमें प्लान सेट किए गए कि भाई इस ड्यूरेशन में ये करना है, इसमें ये करना है, ये सब चीज़ें। फिर डोमेस्टिक कंट्री को डोमेस्टिक जो फॉर्म है उसको बढ़ावा देने के लिए टैरिफ लगाए जाते हैं, क्योटाज लगाए जाते हैं, ये हमने डिस्कस किया। पर्सपेक्टिव प्लान क्या होता है, 5 ईयर प्लान क्या होता है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, वो चीज़। ये डिटेल में क्या होता है हम डिटेल में इसको जब श्रीराम आई इसके नोट्स हम डिस्कस करेंगे वो पढ़ेंगे वहाँ पर। अभी हम सिर्फ चैप्टर में जो दिया है उससे रिलेटेड है। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट्स है आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। यहाँ तक हमारा क्लास 11th का चैप्टर नंबर 2 भी हो गया है, और आज हमारा यूपीएससी सिविल सर्विस 2024 का एग्जाम भी था। तो इसको हम आने वाली वीडियोज़ में एक बार जब जैसे ही 11th और 12th हमारी कंप्लीट हो जाएगी, हम इकोनॉमी से रिलेटेड जो सवाल होंगे जो यूपीएससी प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।